कितनी बात करते हो भाई, क्या खा लेते हो ऐसा? हाँ? क्या कचौड़ी, समोसा, इसलिए बात करने का मन करता है? ऐसी चीजें ना खाया करो। चलो आ जाओ। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला था? ट्रांसक्रिप्शन को 3 स्टेप में पढ़ेंगे। इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। सभी अलर्ट रहें और ध्यान से देखें। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को हम 3 स्टेप्स में पढ़ने वाले हैं और वो 3 स्टेप होंगे। पहला होगा इनिशिएशन। कौन कराएगा इनिशिएशन? आरएनए पॉलीमरेज प्लस, प्लस बोलो क्या, सिग्मा फैक्टर। बिल्कुल सही है। और बात रही सेकंड स्टेप इलोंगेशन की, ये आरएनए पॉलीमरेज अपने दम पे कराएगा अकेले रहकर। और तीसरा स्टेप होगा टर्मिनेशन। इसको आरएनए पॉलीमरेज कराएगा विद द हेल्प ऑफ रो फैक्टर। बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले ये तीनों पॉइंट आप ये जो लिखा हुआ है ये लिख लें, फिर मैं बात करता हूं। इनिशिएशन से शुरुआत करेंगे। इनिशिएशन को मैं 3 स्टेप ए, बी और सी में बांटूंगा और डिटेल में बात करेंगे। इनिशिएशन करा रहा है आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर, इलोंगेशन आरएनए पॉलीमरेज खुद, और टर्मिनेशन आरएनए पॉलीमरेज विद द हेल्प ऑफ रो फैक्टर। और इसे लिखकर एनसीईआरटी के पेज नंबर 110 में आ जाना। एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है इस पर, वो बात कर लेते हैं। क्या लिखा है देखो तो जरा। एन सेकंड पैराग्राफ देख रहे हैं 110 पेज का। एन इंट्रीगुइंग क्वेश्चन। ओ क्या है, दो बार लिख रहे हो क्या? भाई बहन के लिए, छोटों के लिए? ओ मैं हर 2 साल में नोट्स बदल देता हूँ, काम नहीं आएगा वो, एडिटिंग हो जाएगी। अच्छा ठीक है, देखो जरा 110 पेज में सेकंड पैराग्राफ क्या लिखा है। एन इंट्रीगुइंग क्वेश्चन। इंट्रीगुइंग का मतलब लिख लो इंटरेस्टिंग। एन इंट्रीगुइंग क्वेश्चन लिखा है तो इंट्रीगुइंग का मतलब इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग या दिलचस्प, मतलब दिलचस्प सवाल है या इंटरेस्टिंग सवाल है क्या, वो देखते हैं। अरे मिल गया सबको? अच्छा चलो, तो दिलचस्प सवाल क्या है वो सुनो, कि कैसे आरएनए पॉलीमरेज इज एबल टू कैटेलाइज ऑल द 3 स्टेप, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। तीनों स्टेप आरएनए पॉलीमरेज कैसे करा लेता है? तो फिर एनसीईआरटी कहती है कि सच बात यह है कि आरएनए पॉलीमरेज अपने दम पे तो सिर्फ इलोंगेशन कराएगा, और इनिशिएशन और टर्मिनेशन के लिए ये टेम्परेरली जुड़ जाता है सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर से। देखना अगली लाइन में लिखा होगा, इट एसोसिएट ट्रांजिएंटली। ट्रांजिएंटली का मतलब है टेम्परेरली, मिला? ट्रांजिएंटली मतलब लिख लेना, बाद में नहीं तकलीफ होती है फिर। ट्रांजिएंटली मतलब टेम्परेरली। तो ये टेम्परेरली जुड़ जाता है सिग्मा और रो फैक्टर, अपने दम पे तो इलोंगेशन कराएगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, ये इस बात से स्पेसिफाई होता है कि आरएनए पॉलीमरेज किससे जुड़ा हुआ है। अगर सिग्मा फैक्टर से जुड़ा है तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करा रहा है, इनिशिएशन। रो फैक्टर से जुड़ा है तो टर्मिनेशन, और किसी से नहीं जुड़ा है तो इलोंगेशन। अब पढ़ लो 110 का वो सेकंड पैराग्राफ। यही लिखा है जो बोला मैंने। मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कि आरएनए पॉलीमरेज अकेले क्या करेगा, तो बोलेंगे इलोंगेशन।
अब पूछा जाए क्या करा सकते हैं, तो बोलेंगे तीनों करा सकता है, बस इनिशिएशन और टर्मिनेशन में से हेल्प लेनी पड़ती है दूसरों की, और कुछ नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले स्टेप इनिशिएशन से। इनिशिएशन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, ए, बी और सी। ए और बी स्टेप तो मैं बिना डायग्राम बनाए बोल सकता हूं। क्या होना चाहिए पहला स्टेप? सिग्मा फैक्टर की मदद से प्रमोटर को ढूंढा जाएगा और प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा विद हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। यही होगा ए। बी क्या होगा? जब डीएनए से जुड़ चुके हो तो डीएनए खोलना शुरू करो बाई आरएनए पॉलीमरेज बाई ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ए और बी तो बिना डायग्राम बनाए बता दिया मैंने। आगे वो लिख देता हूं, फिर थर्ड लेकर आता हूं, फिर समझाता हूं। तो आप चाहो तो मेरे साथ ए और बी लिख लो। ए है recognition of promoter and binding of RNA polymerase to promoter with the help of sigma factor. To promoter with the help of sigma factor. ये ए होगा, पहला स्टेप होगा। फिर बी होगा अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स, मतलब डबल हेलिक्स को खोला जाएगा बाई आरएनए पॉलीमरेज बाई ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़कर डीएनए डबल हेलिक्स को खोला जाएगा। ये होगा बी। और सी आएगा बेस पेयरिंग। इसकी बात मैं समझाऊंगा। आगे मैं डीएनए बना लेता हूं, फिर बातें समझाता हूं। तो मान लीजिए मैंने डीएनए बनाया। मान लो ऊपर वाला स्ट्रैंड ना मैं आज 5 से 3 बना रहा हूं, मतलब ऊपर वाले को क्या मानने जा रहा हूं मैं? कोडिंग स्ट्रैंड है ना। और नीचे 3 से 5 टेम्पलेट जिससे आरएनए बनेगा। ये 3 से 5, तो 5 से 3 वाला स्ट्रैंड ऊपर वाला तो हो गया कोडिंग स्ट्रैंड, 3 से 5 वाला हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड। याद है इधर की तरफ हम जनरली क्या बनाते हैं? टर्मिनेटर। इधर टर्मिनेटर बनाते हैं और इधर हम बनाते हैं प्रमोटर। इधर बनाते हैं प्रमोटर, और प्रमोटर जहां से खत्म हो रहा है उसी के जस्ट बगल से आरएनए बनना शुरू होता है। इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। जहां से प्रमोटर खत्म हो रहा है वहीं से आरएनए बनना स्टार्ट होगा। मैंने बोला था प्रमोटर की पहचान प्रोकैरियोट में प्रिबनोबॉक्स, टाटा एट कहां लोकेट किया था? कोडिंग स्ट्रैंड में। आज कोडिंग स्ट्रैंड कहां बना है? ऊपर, तो टाटा एट लिखेंगे ऊपर। तो स्टार्ट साइट से 10 बेस पेयर पहले यहां पर होता है TA और इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा यहां नीचे, है ना। तो एक सेकेंड, ब्लैक कलर से लिखते हैं TA इसका कॉम्प्लीमेंट्री है ATA। हाइड्रोजन बॉन्ड लगा हुआ है यहां। ये देखो ये रहा मान लो आरएनए पॉलीमरेज। ये है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से जुड़ गया है सिग्मा फैक्टर। तो इसी की मदद से प्रमोटर ढूंढा जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज जाकर जुड़ जाएगा। किससे? प्रमोटर से। चलो जुड़वा दो। लो जुड़ गया आरएनए पॉलीमरेज प्रिबनोबॉक्स वाले एरिया से, और ये रहा वो सिग्मा फैक्टर भी दोनों जुड़ गए। अब क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज डीएनए खोलना स्टार्ट करेगा बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। यहीं से क्यों खोलोगे? AT रिच एरिया।
दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड, जल्दी टूटेगा इसलिए यहां से खोलेंगे। जैसे रेप्लिकेशन में ओराई साइड था, यहां टाटा टाटा एट वाला एरिया है, ठीक है, तो यहीं से डीएनए खुलना शुरू होगा। और ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए खोल दिया, मान लो यहां से लेकर यहां तक। अगले डायग्राम में मैं दिखाने जा रहा हूं किसने डीएनए खोल दिया यहां से यहां तक बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो चलो देखते हैं अगला डायग्राम, बिल्कुल अलर्ट रहिएगा, एक एक स्टेप बारीकी से। तो ये 5 से 3, ये 3 से 5, याद है प्रमोटर टर्मिनेटर के बीच के एरिया को हमने स्ट्रक्चरल जीन नाम दिया था। पहले डायग्राम में तो लिख ही सकते, मार्की में लिखे चाहे ना लिखे। ये टर्मिनेटर एरिया है, ये टर्मिनेटर एरिया है। अब देखो प्रमोटर एरिया को आरएनए पॉलीमरेज ने खोल दिया, यहां तक का डीएनए मान लो खोल दिया किसने, आरएनए पॉलीमरेज ने बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। ये मान लो खोल दिया डीएनए को, ये ऐसे खोल दिया, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया। तो टाटा एट वाला ये TA और AT दूर दूर हो गए ना हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने से, है ना। और ये था प्रमोटर एरिया, ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट एरिया, यही था ना, यहीं से बगल से आरएनए बनना शुरू होना है। मान लो यहां पर डीएनए में है DAMP। अब आरएनए तो टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनेगा 3 से 5 वाले, उसके न्यूक्लियोटाइड लिख दे रहा हूं, सामने उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। मान लो यहां पर है DCMP, यहां है DGMP, ऐसे। चलो आरएनए पॉलीमरेज यहां नहीं बैठा है, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए खोलते खोलते इधर आ चुका है। उसने देखा यहां एडेनिन है, तो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड लगा दिया। आरएनए का न्यूक्लियोटाइड ये 3' है, तो खाली जगह है ये तो एरिया, लेकिन जब कभी कुछ बनेगा तो इसके ऊपर क्या बनेगा 5', तो 3 के ऊपर 5। ये UTP लाके रख दिया आरएनए पॉलीमरेज ने 5 से 3। आगे की कहानी आपको पता है, इसको तोड़ा जाएगा UMP प्लस PPI में। अब पहला PPI जो टूटेगा उसकी एनर्जी किसी बॉन्ड बनाने के काम में अभी नहीं आ रही है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है, वो तो अपने आप बनेगा। आरएनए पॉलीमरेज ने देखा साइटोसिन है, तो सामने लाके रख दिया GTP, ये इसका 5th पोजीशन, ये इसका 3rd पोजीशन। अब GTP के साथ क्या करोगे, GTP को तोड़ा जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज तोड़वा देगा GMP प्लस PPI, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट। अब इस इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट को तोड़ा जाएगा, तो रिलीज होगी, दोनों फॉस्फेट अलग हो गए, रिलीज हुई एनर्जी, और इस एनर्जी का यूज किया जाएगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। चलो देख लेते हैं, चलो आ जाओ। GTP को किसमें बदल दिया, GMP प्लस PPI में, और PPI को तोड़ने से जो एनर्जी मिली उसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना जाएगा पिछले न्यूक्लियोटाइड के 3' से। तो पिछला कौन है, UMP, उसके 3' से बना दिया गया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है, वो तो अपने आप बनेगा। इसका खुद का 3' फ्री है, ताकि जो अगला है वो इसके 3' से जुड़े। अब सामने ग्वानीन है, तो सामने क्या लाके रखेंगे, CTP, है ना, साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट। अब फिर CTP को तोड़ा जाएगा इनटू CMP प्लस PPI, है ना। अब PPI को तोड़ने से जो एनर्जी मिलेगी उसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना दीजिएगा पिछले के 3' से। इसका खुद का 3' फ्री है, ताकि जो अगला है वो इसके 3' से जुड़े। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है, वो अपने आप बनेगा, सही है। तो देखो ना, बन चुकी है आरएनए की छोटी सी चेन 5 से 3 डायरेक्शन में, आरएनए की छोटी सी चेन बन चुकी, सही है।
अब आरएनए पॉलीमरेज यहां थोड़ी ना बैठा है, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए खोलते खोलते आरएनए बनाते बनाते यहां तक आ चुका है। सही है, 5 से 3 आरएनए बनाते बनाते यहां आ चुका है। और सिग्मा फैक्टर भी तो जुड़ा था। ये देखो, जैसे ही थोड़ा सा आरएनए बना, सिग्मा फैक्टर अलग हो जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा आरएनए बना, सिग्मा फैक्टर अलग हो जाएगा। अब आगे का आरएनए बनाने का काम आरएनए पॉलीमरेज अपने दम पर करेगा। मतलब अब आरएनए पॉलीमरेज अपने दम पर आगे बढ़ता जाएगा, डीएनए खोलता जाएगा और आरएनए बनाता जाएगा 5 से 3 डायरेक्शन में। कब तक? जब तक कि टर्मिनेटर ना आ जाए। सही है। क्या मैं बेस पेयरिंग वाले पार्ट में लिखूं कि जो डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनके सामने लग जाते हैं आरएनए के न्यूक्लियोटाइड। किस फॉर्म में? ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। ऐसे लिखूं, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी गेट अलाइंड। अलाइंड मतलब अरेंज्ड। कहां अरेंज हो जाते हैं? इन फ्रंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड। डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड के सामने आरएनए के न्यूक्लियोटाइड लग जाते हैं। एंड देन, और फिर क्या होता है? देन के बाद सबके साथ रिएक्शन होता है। हर न्यूक्लियोटाइड जो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आएगा उसे मोनोफॉस्फेट और पीपीआई में तोड़ेंगे, और पीपीआई को तोड़ने से जो एनर्जी निकलेगी उसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएंगे। कोई दिक्कत हो रही है? मेरा मन कर रहा है इनको, जैसे रेप्लिकेशन में बोला था, इन्हें बोलूं आरएनए के न्यूक्लियोटाइड राइबो न्यूक्लियोटाइड, इनको बोलूं राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। दो काम कर रहे हैं, मोनोफॉस्फेट में बदल के आरएनए का हिस्सा बन रहे हैं। तो आरएनए बनाने के लिए ये लोग रॉ मटेरियल या सबस्ट्रेट का काम कर रहे हैं और एनर्जी भी दे रहे हैं फॉर पॉलीमराइजेशन। ये लाइन एनसीईआरटी ने रेप्लिकेशन में भी लिखी है और ट्रांसक्रिप्शन में भी लिखी है। तो देखो मैं लिख रहा हूं यहां पर, क्या लिखूं? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स या राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। किनको लिख रहा हूं? एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, जो आकर लग रहे थे। सर्व एज सबस्ट्रेट, रॉ मटेरियल का काम कर रहे हैं आरएनए बनाने के लिए, एज वेल एज प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन। एनर्जी देंगे फॉर पॉलीमराइजेशन, मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो इनिशिएशन का एक रिकैप करते हैं। सिग्मा फैक्टर की मदद से प्रमोटर ढूंढा गया, फिर जुड़ गया, फिर आरएनए पॉलीमरेज ने डीएनए खोलना शुरू किया। डीएनए जब खुल गया तो आरएनए बनाना शुरू किया। हर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के सामने आरएनए का न्यूक्लियोटाइड लगेगा, वो भी ट्राइफॉस्फेट के हो। पहले वाले की एनर्जी किसी काम नहीं आई क्योंकि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो बनाना ही नहीं था, लेकिन आगे जितने भी आएंगे सबको लाया गया ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, फिर उन्हें मोनोफॉस्फेट प्लस पीपीआई में तोड़ा गया, और पीपीआई को तोड़ने से जो एनर्जी मिली उसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाया गया पिछले वाले के 3' से। तो जैसे ही छोटा सा आरएनए बना, सिग्मा फैक्टर अलग हो गया, अब आरएनए पॉलीमरेज खुद काम करेगा। तो ये जो मैंने थोड़ी देर पहले लाइन बोली थी ना, ये एक्चुअली इलोंगेशन की थ्योरी है। इंग्लिश में बोलता हूं, इलोंगेशन में क्या लिखाऊंगा? सिर्फ इतना, as soon as RNA synthesis start, sigma factor separate, and now RNA polymerase continue the RNA synthesis in 5' to 3' direction till terminator is not reached. ये जो बोला था, जब तक टर्मिनेटर नहीं आएगा अब आरएनए पॉलीमरेज खुद डीएनए खोलता जाएगा, आरएनए बनाता जाएगा। ये है इलोंगेशन की थ्योरी, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इलोंगेशन की थ्योरी नहीं लिख रहा हूं अभी, थोड़ी देर में लिख दूंगा, वो ये वाली जगह जैसे खाली होगी। तो ठीक है, थ्योरी लिख ले, दोनों डायग्राम बना ले, इनिशिएशन हो गया, इलोंगेशन का डायग्राम दिखाऊंगा। हाँ भाई बोलो। यहां नहीं हुआ, उसी के कारण कुछ चक्कर होने वाला है, थोड़ी देर में देखते हैं।
सही जगह गए हो। हाँ, नहीं है यहाँ एसएसबी, इसीलिए कुछ होने वाला है थोड़ी देर में, आने वाला है आपके सामने, बस आप लिख के फ्री हो, अभी पता चल जाएगा। अलग हो गया, जैसे ही थोड़ा सा आरएनए बना सिग्मा अलग हो जाएगा। बाकी सारी जिम्मेदारी आरएनए पॉलीमरेज खुद की है, वो खुद डीएनए खोलेगा और आरएनए बनाएगा। यही प्रमोटर की पहचान। वो भी डीएनए खुलेगा ना, लेकिन आरएनए नहीं बनेगा। आरएनए प्रमोटर खत्म होते ही शुरू होगा बनना। हाँ, हाँ, ये पूरा अभी यहां तक सिग्मा जैसे ही हटा, इनिशिएशन खत्म, इलोंगेशन चालू। अभी ये जो भी बोर्ड में बना है सब इनिशिएशन है, बाद में लिख आगे। संभाल अपने आप को, याद रख, सीट यही लोग छीनेंगे तेरी, है ना, तो बचा के रख इनसे। रोज रोज याद दिलाना पड़ता है। एसएसबी क्यों नहीं यूज हुआ बच्चे, अभी पता चल जाएगा, थोड़ा सा वेट करें। हेलिकेज भी नहीं यूज हुआ है ना, यहाँ पर कुछ अलग ही चलेगा। अब एसएसबी के चक्कर नहीं है, इसलिए क्या गड़बड़ होने वाला है वो अभी आपको दिखने वाला है, बस फ्री हो, इसको लिख के तुरंत बताने वाला हूं। अभी पता चलेगा, रुको थोड़ा सा। जब पूरा खोल के वो करते हैं तब ना सुपर क्वाइलिंग आती है, यहाँ कुछ और ही है, देखते हैं क्या होगा। चलो भाई जल्दी करो। माल अपने आप का है ना। देखो क्लास में एक्टिव नहीं, हाइपर एक्टिव रहना चाहिए, जोश नहीं सुपर जोश होना चाहिए, तब ये संभलेगा। अभी तुम दोनों में से कौन सो रहा था, ये या ये? बेटोगे, ध्यान देना, मेरी नजर से कोई नहीं बचता। हाँ, नहीं, तुम दोनों में से कोई एक था, यही था। हाँ, लिख तू, चल बताऊंगा थोड़ी देर। बच के रहना, बस हो गया। जल्दी कंप्लीट करें, 3 मिनट है आपके पास, जल्दी करें। 4 लाइन ही तो खींचनी है डायग्राम के नाम पे, 2 ऊपर और 2 नीचे है लाइन, और क्या करना है।
यहां पर मैं इलोंगेशन की थ्योरी लिख देता हूं, है ना। सब खत्म करके इलोंगेशन की थ्योरी लिख लेना। सब कुछ खत्म करने के बाद इलोंगेशन की थ्योरी यहां पर है। क्या बोला था इलोंगेशन में लिखने के लिए कि as soon as RNA synthesis start, as soon as RNA synthesis start, sigma factor separate, and now RNA polymerase and now RNA polymerase continue the RNA synthesis in 5-2 3- direction कब तक? till terminator is not reached, till terminator is not reached। ये टर्म इलोंगेशन की थ्योरी है। इतना ही है, डायग्राम दिखा दूंगा। पहला डायग्राम हटा दूं ना? ए पहला, दूसरा नहीं। जल्दी करो भाई, जल्दी, फास्ट थोड़ा सा, जल्दी करो, अभी कई डायग्राम बनने हैं। हाँ, अरे ये कुछ लोग लिख रहे हैं, लिख लेने दो इनको। हाँ हाँ, पूरा एरिया है, लेकिन लोकेट करना है तो सिर्फ कोडिंग स्ट्रैंड पे। हाँ, प्रोमोटर एरिया, पूरा प्रोमोटर एरिया। डीएनए सीक्वेंस है। अरे मैंने बोला है प्रमोटर ये पूरा एरिया है, राइट। लेकिन अगर प्रमोटर को लोकेट करना है तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पर। ठीक है। हाँ, चलो आ जाओ, इलोंगेशन दिखाता हूं आपको। क्या कष्ट है? हाँ बोल भाई, उसको डाउट है, बोल। हाँ बिल्कुल, तो ये तो बगल में ट्राइफॉस्फेट भी लिखा मैंने। एक्चुअली
आरएनए में पाए जाने वाले राइबोन्यूक्लियोटाइड जो भी हैं वो सब मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब वो जुड़ने आते हैं तो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, अब तू उससे पूछ रहा है वो क्या बताएगा, और बताएगा भी तो गलत बता देगा, इसलिए कभी दूसरे का भरोसा नहीं करना है, क्योंकि हर अगला आपको चाहता है कि आप पीछे रहो, सिवाय मेरे। है ना, मैं तो चाहता हूं सबका हो, जिनको जिनको पढ़ाओ। हाँ, तो किसी और से पूछ रही नहीं है। चलो आ जाओ, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिएगा। एक नई चीज पता चलने वाली, ये एसएसबी के पीछे पड़े थे, ध्यान देना। अब यहां एसएसबी का कोई चक्कर नहीं है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मामला ये है, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए खोलता जाएगा, आरएनए बनाता जाएगा, और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा, आरएनए बनाते बनाते डीएनए जमाने से क्वाइल्ड है, वो तो फिर से क्वाइल्ड हो जाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए खोलता जा रहा है, आगे आरएनए बनाता जा रहा है, और पीछे का डीएनए क्वाइल होता जा रहा है। अब जब आरएनए पीछे का क्वाइल होता जा रहा है, तो ये टेम्परेरली अभी थोड़ी देर के लिए जो जुड़ा था, ये स्लिप होकर नीचे आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, डायग्राम देखना। मान लो आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाते बनाते यहां पहुंच चुका है, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाते बनाते यहां पहुंच चुका है, ये देखो यहां पहुंच चुका है। तो जो आरएनए बन रहा था वो ये देखो, ये नीचे टंग रहा है, ये ऐसे। आरएनए पॉलीमरेज अभी यहां पर है, आरएनए पॉलीमरेज अभी आरएनए बनाते बनाते यहां पर है। तो जहां पर आरएनए पॉलीमरेज है अभी, वहां पर डीएनए और आरएनए के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है। बाकी का डीएनए जो है वो आप एसएसबी तो है नहीं, तो फिर से क्वाइल होता जाएगा, और क्वाइल होता जाएगा तो ये तो थोड़ी देर के लिए जुड़ा था, ये हटता जाएगा, और डीएनए अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्वाइल होता जाएगा। बात समझ में आई? इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है, ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए, ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन बाउंड टू एंजाइम। आरएनए का थोड़ा सा हिस्सा एंजाइम से जुड़ा होगा, और जितना हिस्सा आरएनए का एंजाइम से जुड़ा है, उतना ही हिस्सा आरएनए का डीएनए से जुड़ा हुआ है। बस, बाकी आरएनए तो स्लिप होकर नीचे आता जा रहा है। समझ गए? ओके, तो ये 5 से 3 आरएनए बन रहा है। क्लियर है? आरएनए पॉलीमरेज आगे जाता जा रहा है, डीएनए खोलता जा रहा है, आरएनए बनाता जा रहा है, और पीछे से डीएनए फिर से क्वाइल होता जा रहा है, और जो आरएनए बन रहा था वो स्लिप होकर आगे अलग होता जा रहा है। क्लियर है? ये है इलोंगेशन, खत्म। ये रही थ्योरी और ये रहा डायग्राम। खत्म करो, टर्मिनेशन लेकर आता हूं। लेकिन अब जल्दी, एक ही डायग्राम बनाना है। बनाओ ऊपर वाला डायग्राम। ये नाव है ना, नाव आरएनए पॉलीमरेज। बना लो फटाफट। बंद कर ले, बाहर झांकने की जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्शन भी आता होता। सिर्फ ऊपर वाला डायग्राम, ये ना बनाने बैठ जाना।
इलोंगेशन की थ्योरी लिख ली है? ठीक है, हाँ बोलो। याद है सेल साइकिल जब तूने पढ़ा था, तो जीवन में आरएनए प्रोटीन बनाना था, एस में हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए बनाना था, जी2 में भी। और वहां पढ़ा था ऑल द इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। सब कुछ कंट्रोल में है, जीन्स के थ्रू सब कुछ होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अब स्टेप थर्ड आ रहा है टर्मिनेशन। और याद है मैंने बोला था कि प्रोकैरियोट में, इन प्रोकैरियोट, रो फैक्टर help RNA polymerase, rho factor help RNA polymerase in recognition of terminator, है ना, in recognition of terminator। और रो फैक्टर को मैंने बोला था ना, ये प्रोटीन है जो कि आरएनए से जुड़ता है। रो फैक्टर इज आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन, मैंने बोला था ऐसी प्रोटीन है जो आरएनए से जुड़ेगा। आज दिख जाएगा ये आपको, बस थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है, इलोंगेशन का डायग्राम बना लिया है सभी ने? ठीक है, चलिए अब सुनिए जरा, टर्मिनेशन की बात पूरी करते हैं। ओके, चलिए आ जाइए। थ्योरी नहीं पढ़ना है आपको, इधर ध्यान देना है। सुनिए सुनिए, अब टर्मिनेशन की बात यही से शुरुआत करता हूं। देखो, प्रोकैरियोट में टर्मिनेटर ढूंढने में कौन मदद करता है? रो फैक्टर। सर प्रमोटर ढूंढने का तो आपने बता दिया, टाटा एड से पता चल जाएगा। सर टर्मिनेटर कैसे पहचाना जाएगा? जनरली जनरली टर्मिनेटर एरिया में पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस होता है, उल्टा सीधा एक जैसा। तो रो फैक्टर यही देखता है, क्या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से आरएनए बनने लग गया। जैसे ही पता चलता है कि टर्म पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से आरएनए बनना शुरू हुआ, वो टर्मिनेटर प्रोसेस को रोक देगा। आओ देखते हैं। तो प्रोकैरियोट में रो फैक्टर हेल्प करेगा आरएनए पॉलीमरेज की रिकॉग्निशन ऑफ टर्मिनेटर। और रो फैक्टर क्या करता है? टर्मिनेटर एरिया पर नहीं आता जुड़ने। एक्चुअली जब लगभग 70 न्यूक्लियोटाइड अभी दूर है टर्मिनेटर, लगभग 70 न्यूक्लियोटाइड अभी दूर है टर्मिनेटर, तभी रो फैक्टर आकर, ये रो बना रहा हूं, रो फैक्टर आके जुड़ जाता है आरएनए से भी और एंजाइम से भी। किससे जुड़ा है रो फैक्टर? आरएनए से भी और एंजाइम। सेकंड लाइन, रो फैक्टर इज आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन, जो आरएनए बन रहा है उसी से जुड़ा है, दैट बाइंड्स टू आरएनए अप्रोक्सीमेटली 70 न्यूक्लियोटाइड बिफोर टर्मिनेटर। लगभग 70 न्यूक्लियोटाइड बचे हैं टर्मिनेटर आने में, तभी से आकर जुड़ गया आरएनए पॉलीमरेज से और आरएनए से। और इनको आरएनए पॉलीमरेज को बोलेगा चल साथ साथ तू, मैं भी चलता हूं, तू बना अपना काम कर, तुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम। तो बस हो गया, अब चल पड़ेंगे। आरएनए पॉलीमरेज आगे जाता जा रहा है, डीएनए खोलता जा रहा, आरएनए बनाता जा रहा है। और ऐसा करते करते ये टर्मिनेटर एरिया में आ गए। कहां गए? टर्मिनेटर एरिया में। तो अब क्या होगा वो देखना है आपको, ध्यान देना। टर्मिनेटर एरिया में आ गए, तो जैसे ही टर्मिनेटर एरिया में आ गए, मतलब ये वाला एरिया नहीं, अब मान लो ये ऐसे, मान लो ये टर्मिनेटर एरिया है, ये खुल गया, ये ऐसे है, ठीक है। और टर्मिनेटर एरिया ये है, ये टर्मिनेटर एरिया है। तो आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर के साथ चलते चलते
पहुंच चुके हैं टर्मिनेटर एरिया में। ध्यान देते रहना भाई, ठीक है। ऐसे तो आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाते बनाते यहां तक पहुंच चुका है। ये देखो, ये 5 से 3 आरएनए बनाते बनाते यहां पहुंच चुका है। तो आरएनए पॉलीमरेज ये रहा, और इनसे कौन जुड़ा हुआ है? रो फैक्टर। रो फैक्टर भी तो साथ में है। ये रो फैक्टर आरएनए से और इस एंजाइम से लगभग 70 न्यूक्लियोटाइड पहले जुड़ गया था और साथ साथ चले आ रहा था इनके। जैसे ही टर्मिनेटर एरिया पर पहुंचे, जैसे ही थोड़ा सा आरएनए बना, इसको पता चल गया, अरे ये तो पैलिंड्रोमिक एरिया से आरएनए बन रहा है, इसका मतलब टर्मिनेटर आ गया। और तब रो फैक्टर दिखाएगा हेलिकेज लाइक एक्टिविटी। हेलिकेज क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता है। याद है कुछ? तो रो फैक्टर को जैसे ही पता चला रही है तो टर्मिनेटर एरिया से आरएनए बन रहा है, तो रो फैक्टर दिखाएगा हेलिकेज लाइक एक्टिविटी और हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देगा डीएनए और आरएनए के बीच। तो जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, आरएनए गिर गया नीचे, और जैसे ही आरएनए नीचे गिरा, एंजाइम का कोई काम नहीं है, एंजाइम अलोंग विथ रो फैक्टर भी अलग हो गया और डीएनए फिर से अपना जैसा था फिर से हो गया। मतलब अगला डायग्राम अगर मुझे दिखाना है तो ऐसे देखो, ये रहा डीएनए, 1 सेकंड, 5 से 3, 3 से 5, ये 5 से 3 और दूसरा स्ट्रैंड 3 से 5। तो ये टर्मिनेटर एरिया था, टर्मिनेटर एरिया, ये प्रमोटर एरिया। ध्यान से अब, और जो आरएनए बन रहा था वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते ही वो आरएनए ये नीचे गिर गया, ये आरएनए नीचे गिर गया। और जो एंजाइम थी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये अलग हो गई डीएनए से, अलोंग विथ रो फैक्टर अलग हो गया। जो आरएनए अभी ताजा ताजा बन के गिरा है, इस आरएनए को एनसीईआरटी थ्योरी में कहती है नेसेंट आरएनए। डायग्राम में नहीं कहती, लेकिन थ्योरी में जरूर कहती है। तो हमें तो सब कुछ कवर करना है। तो फिर से देखो, रो फैक्टर लगभग 70 न्यूक्लियोटाइड पहले जुड़ गया था। जैसे टर्मिनेटर एरिया से थोड़ा सा आरएनए बना, रो फैक्टर हैज हेलिकेज लाइक एक्टिविटी as it break हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देगा तो आरएनए गिर गया, आरएनए गिर गया तो एंजाइम विथ रो फैक्टर अलग, डीएनए फिर से अपने सही सलामत, तैयार हो गया आरएनए। ये है ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म। ध्यान से सुनिएगा, यूकैरियोट में रो फैक्टर की जरूरत नहीं, ना सिग्मा फैक्टर की जरूरत है ना रो फैक्टर। हमारे में ये सारे काम कौन लोग करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। प्रोकैरियोट में, ये जिसे नेसेंट आरएनए कह रहे हो, प्रोकैरियोट में इसको बोलेंगे फुली फंक्शनल है ये। तो प्रोकैरियोट में इसे क्या बोलेंगे? एमआरएनए। फुली फंक्शनल होता है तो क्या नाम दे देते हैं? एमआरएनए। लेकिन यूकैरियोट में फुली फंक्शनल एमआरएनए बनता ही नहीं, उसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल पार्ट दोनों होते हैं। इसलिए हमारे में इसे एमआरएनए नहीं कहेंगे, एचएनआरएनए कहेंगे, या याद करो प्री एमआरएनए कहेंगे। तो इसकी करानी पड़ेगी प्रोसेसिंग। अरे मतलब वही नॉन फंक्शनल पार्ट हटाना, स्प्लाइसिंग कहां कराओगे? जहां ये बन रहा था। बताओ एचएनआरएनए कहां बनता था? याद करो, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड सिंथेसाइजेस आरएनए एचएनआरएनए इन न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में होगी इसकी स्प्लाइसिंग। तो मैंने क्या बोला? प्रोकैरियोट में फुली फंक्शनल एमआरएनए बनता है तो किसी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे में फुली फंक्शनल बना ही नहीं, इसलिए इसे एमआरएनए नाम ही नहीं देंगे, इसे हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए कहेंगे। हेट्रोजिनस क्यों? क्योंकि मिक्स्ड है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल पार्ट सारा मिक्स्ड है, इसलिए हेट्रोजिनस। और न्यूक्लियस में बन रहा है इसलिए न्यूक्लियर आरएनए। इसीलिए इसके प्रोसेसिंग की जरूरत है, जो कि कहां कराया जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म में। क्लियर है ना? ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म ज्यादा बड़ा नहीं है रेप्लिकेशन के कंपैरिजन में।
ठीक है, तो ये थ्योरी टर्मिनेटर की लिख लें, ये दोनों डायग्राम बना ले, फिर 3 लाइन मैंने बोला है वो लिख रहा हूं, वो सारे डायग्राम बनाने के बाद लिखने हैं। ठीक है, कंप्लीट करें, ये अलग से लिख देता हूं। हाँ बोलो भाई। हाँ कोई सा भी हो सकता, लेकिन मैं अभी एमआरएनए की बात कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। इन यूकैरियोट्स रो फैक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड, रो फैक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर टर्मिनेशन, एक पॉइंट। दूसरा, in prokaryotes fully functional mRNA is produced, fully functional mRNA is produced। और in eukaryotes fully functional mRNA, fully functional mRNA is not produced, is not produced, so called as, जल्दी लिख लीजिए सब, so called as hnRNA या pre-mRNA, and it require further processing, मतलब वही नॉन फंक्शनल पार्ट हटाना है, and it require further processing which is carried out in, which is carried out in nucleoplasm। ये लो भाई, ये 3 लाइन जो अभी लिखी मैंने, ये पूरा खत्म होने के बाद। हाँ दोनों डायग्राम बना लो। और लिखो लिखो। क्या है? तो ठीक है, तो देख ना, कॉपी देख, अच्छा लगेगा तुझे है? कॉपी के साथ बातें कर, रिवीजन हो जाएगा इसी बहाने, है ना? कैसे करते हैं बात? पढ़ पढ़ के करते हैं, और क्या। हाँ हाँ देखता हूँ उसको, अभी सर्च करना पड़ेगा उसको, लैपटॉप पे सर्च करना होगा उसको। कोई नहीं, आप लोग करिएगा। हाँ, कंप्लीट करो। नेसेंट आरएनए मतलब ताजा ताजा नया नया जो आरएनए बना है उसी को नेसेंट आरएनए कहते हैं। एनसीईआरटी में वर्ड लिख दिया है, इसलिए मैंने लिख दिया है कि जो नया आरएनए बना उसे नेसेंट आरएनए कहते हैं। लिख लो, जल्दी लिख लोगे तो एनसीईआरटी में भी दिखा दूंगा कहां लिखा है। नहीं होता, सब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर करेगा, तरह तरह के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं करने के लिए ये सब।
क्या बचे? दोनों जगह बोलेंगे। जो नया आरएनए बन के गिरा उसे नेसेंट आरएनए कह सकते हैं। हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ती किसी के हमारे में दूसरे तरीके से है। लेकिन कोई पूछे कि हमारे में इनिशिएशन और ये सब में कौन मदद करता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, कंप्लीट करें ये सब। ये सब करके एनसीईआरटी में पहुंचो पेज 110 में। हाँ, ये सब खत्म करके। क्या लिख रहा है? ठीक है, चलो आ जाओ, अब देखो जरा ध्यान से। हाँ बोलो भाई। सेल साइकिल के G1 S G2 इंटरफेज में आरएनए प्रोटीन बनना, डीएनए बनना, ये सब कब होता है? इंटरफेज में ही तो होता है। डीएनए क्रोमोसोम में तो कंडेंस प्रोफेज में होता है ना। हाँ ठीक है। अच्छा चलिए सुनिए, सबसे पहले पेज नंबर 110 का पहला पैराग्राफ आप पूरा पढ़ सकते हो। आप पहला पैराग्राफ, दूसरा तो पढ़ा ही चुका था, पहला भी पढ़ सकते हो। 110 का पिछली क्लास में भी बोला था, इस लाइन को दिखाया था ना, आरएनए पॉलीमरेज के लिए इट समहाउ फैसिलिटेट्स द ओपनिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। आज आगे भी पढ़ सकते हो। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? कंटिन्यू करता है इलोंगेशन। फिर उसके आगे पढ़ोगे तो लिखा मिलेगा कि ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए एंजाइम से जुड़ा होता है, और जो हिस्सा आरएनए का एंजाइम से जुड़ा होता है वही डीएनए से जुड़ा होता है, मैंने बोला था। बाकी तो नीचे गिर गया था आरएनए। और उसी के आगे देखोगे तो मिल जाएगा कि जब टर्मिनेशन होता है तो नेसेंट आरएनए फॉल्स ऑफ, मतलब जो आरएनए गिरता है उसे क्या बोलते हैं? नेसेंट आरएनए। लिखा है क्या कुछ ऐसा? ठीक है। और ये सब देखने के बाद आप एनसीईआरटी का पेज 108 पे आ जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब 108 में आखिरी की दो लाइन नहीं पढ़ाई है मैंने अभी तक, और 109 के ऊपर के पैराग्राफ नहीं पढ़ाए हैं। बॉटम वाला पैराग्राफ 109 का पढ़ा रखा है, ये हिस्सा कवर करना है। थोड़ा सा हिस्सा रह जाएगा अभी भी, एनसीईआरटी ने बिखेर के लिखा है, लेकिन मुझे तो पूरा सिस्टमैटिक चलना होगा। तो सबसे पहले अब सोच रहे हो क्यों आए यहां। वी आर गोइंग टू मेक एन अटेम्प्ट, कोशिश करने जा रहे हैं टू डिफाइन जीन। इसके लिए हमें 108 का आखिरी की दो लाइन, 109 की शुरुआत की पहली 4-5 लाइन, और 109 का सेकंड पैराग्राफ, मतलब 109 के फर्स्ट पैराग्राफ के शुरुआत के 4-5 लाइन बस। बाद का जो बचा है वो प्रोसेसिंग जब पढ़ेंगे तब आएगा। तो चलिए देखते हैं। तभी तो एनसीईआरटी लोग पढ़ते तो उन्हें समझ में नहीं आती, क्योंकि वो सिस्टमैटिक हो तो चीजें पता चले। यहां पर तो कुछ पता ही नहीं चलता।
हर एक लाइन को एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ही बोला जा सकता है। तो सुनिए, एनसीईआरटी ने पेज 108 में लास्ट की 2 लाइन में जो पहली लाइन लिखी है उसमें क्या लिखा है? यही तो लिखा है कि जीन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ ठीक है, जीन को क्या बोलेंगे? फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके आगे जो एनसीईआरटी लिखती है वो देखो क्या लिखा है, दो देयर इज नो एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मतलब डाउट या कंफ्यूजन। एम्बिग्विटी का मतलब लिख लो डाउट या कंफ्यूजन। एम्बिग्विटी का मतलब डाउट या कंफ्यूजन, लिख दिया। अब देखो क्या लिखा है कि देयर इज नो एम्बिग्विटी दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन डीएनए। हाँ बिल्कुल, जीन्स कहां लोकेटेड है? डीएनए में, इसमें कोई डाउट नहीं हमें। इसके आगे एनसीईआरटी लिखती है it is literally difficult to define a gene in terms of DNA sequence। लेकिन जीन को डिफाइन करना इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस मुश्किल है। कैसे? देखो जरा, मान लो डीएनए का एक ये सेगमेंट है ए टी जी सी टी जी ए जी सी टी ए सी टी ए जी सी टी टी, ऐसे पूरे डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन ही तो है। लेकिन डीएनए का यह हिस्सा आरएनए प्रोटीन बना रहा है, तो इसे तो मैं जीन बोल दूंगा। यह हिस्सा कुछ नहीं बना रहा, इसे जीन नहीं बोलूंगा। लेकिन यहां भी तो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन ही है। तो डीएनए सीक्वेंस के नाम पर क्या है डीएनए में? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अगर वो कुछ बना रहा है आरएनए प्रोटीन, तब भी एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन ही है, और कुछ नहीं बना रहा तो भी वही है। तो डीएनए सीक्वेंस के बेस पर जीन को डिफाइन करना, कि ऐसे देख के मैं बोलूं बताओ कौन जीन है, भाई सब एक जैसा दिख रहा है, तो कैसे बताते कौन जीन है और कौन जीन नहीं है? तो डीएनए सीक्वेंस के बेस पर हम जीन को डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर है? अब आगे सुनो, जीन की शुरुआत में जो डेफिनेशन चलती थी, ध्यान से सुनना। मान लो ये एक डीएनए है, पहले ये बोला जाता था, मान लो ये डीएनए का एक सेगमेंट है, इससे बनता है एमआरएनए और एमआरएनए से बनता है एक पॉलीपेप्टाइड, तो इसे बोलते थे हम जीन। पहले जीन डीएनए का वो टुकड़ा बोला जाता था जो एमआरएनए बनाता है और उससे प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनता है। लेकिन बाद में साइंटिस्ट लोगों ने बोला यार, जो डीएनए का टुकड़ा आरआरएनए बना रहा है या टीआरएनए बना रहा है, वो भी तो कुछ काम ही कर रहा है ना, तो उसे भी जीन बोलो। तो डेफिनेशन बदल दी गई। डीएनए का ये टुकड़ा एमआरएनए बना रहा है, क्या बोला? जीन। ये कुछ नहीं बना रहा, जीन नहीं बोलेंगे। ये हिस्सा आरआरएनए बना रहा है, इसे भी जीन बोलूंगा। ये कुछ नहीं बना रहा, नहीं बोलूंगा जीन। ये हिस्सा टीआरएनए बना रहा, इसे भी जीन बोलूंगा। तो जीन क्या है? डीएनए का वो टुकड़ा जो कुछ बनाए, सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट सिंथेसाइजेस एमआरएनए, आरआरएनए या टीआरएनए या पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड वो खुद नहीं बनाएगा, डायरेक्ट एमआरएनए से बनेगा। तो डीएनए का वो टुकड़ा जो कुछ बनाए वो जीन है, और जो ना बनाए वो जीन नहीं है। ये देखते हुए क्या मैं ये लाइन बोल सकता हूं क्या कि ऑल जीन्स आर डीएनए? हर जीन डीएनए है, लेकिन हर डीएनए जीन नहीं है। ये भी तो डीएनए है लेकिन जीन नहीं है। बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन। सही है ना? हर जीन क्या है? डीएनए है, लेकिन हर डीएनए जीन नहीं है। ओके, अब जीन की डेफिनेशन आपको लगता है सब सब हो तो गया सर, जीन हो गई डिफाइन? नहीं, एनसीईआरटी बोलती है कि ये जो सेकंड पैराग्राफ 109 पेज में लिखा है, वहां पर यही बताने की कोशिश की गई है कि जो आपने जीन की डेफिनेशन लिख ली वो अभी पूरी नहीं है। एक बहुत प्यारा पैराग्राफ लिखा, अक्सर लोग तकलीफ में रहते हैं इस पैराग्राफ को लेकर। देखो क्या लिखा है,
एक बार में पढ़ के देखो, फिर मैं समझाता हूं। इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय प्रोमोटर and regulatory sequences of a structural gene. Hence, sometimes these regulatory sequences are loosely defined as regulatory gene, even though these sequences do not code for any RNA or protein. यही लिखा है। तो अब करना क्या है, सुनिए। सबसे पहले पहली लाइन देखते हैं। Inheritance of a character is also affected by promoter and क्या लिखा है, regulatory sequence। तो यहां पर जो regulatory sequence लिखा है ना, इसके ब्रैकेट में ऑपरेटर लिख दो, प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस। तो रेगुलेटरी सीक्वेंस जो लिखा है, इसके नाम पर क्या लिख दो कि ऑपरेटर की बात हो रही है, तो समझना आसान हो जाएगा। रेगुलेटरी सीक्वेंस जो लिखा है उसकी जगह पर साइड में ऑपरेटर लिख दो। अब सुनो क्या कहती है एनसीईआरटी। देखो कि किसी कैरेक्टर का इनहेरिटेंस या एक्सप्रेशन, कोई कैरेक्टर कब एक्सप्रेस होगा, इनहेरिट होगा, जब आरएनए और प्रोटीन बनेगा। लेकिन आरएनए प्रोटीन तो तभी बनेगा ना जब प्रोमोटर बनाने देगा। प्रोमोटर अगर अपने से आरएनए पॉलीमरेज को ना जुड़ने दे तो क्या फंक्शनल एमआरएनए प्रोटीन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो प्रोमोटर भले ही आरएनए प्रोटीन, प्रोमोटर से बना था क्या आरएनए? नहीं, प्रोमोटर के जस्ट बगल से बनना शुरू हुआ था, तो प्रोमोटर से आरएनए प्रोटीन नहीं बना था, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट तो कर रहा है। वहीं पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा तो ट्रांसक्रिप्शन से फंक्शनल एमआरएनए बनेगा और प्रोटीन बनेगा, और अगर नहीं जुड़ा तो फिर आरएनए प्रोटीन नहीं बनेगा। तो कम से कम ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए बनाने का काम तो नहीं कर रहा, प्रोटीन बनाने का काम नहीं कर पा रहा प्रोमोटर, लेकिन रेगुलेशन तो कर रहा है। इसी तरह ऑपरेटर भी, ऑपरेटर के बारे में अभी तो आपको पता ही नहीं, जब वो 116 पेज में पहुंचेंगे, बताया था ना पिछली क्लास में, तो वहां पर उसका भी काम पता चल जाएगा आपको। तो ये जो प्रोमोटर और ऑपरेटर है, ये कोई आरएनए प्रोटीन नहीं बनाते, ये सिर्फ प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। तो यहां पर यह बात हो रही है, किसी कैरेक्टर का इनहेरिट होना या एक्सप्रेस होना किस पर डिपेंड करता है? प्रोमोटर और ऑपरेटर जैसे रेगुलेटरी सीक्वेंस पर। तो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर या एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर किस पर डिपेंड कर रहा है? प्रोमोटर और ऑपरेटर जैसे सीक्वेंस पर। और कभी कभी क्योंकि ये रेगुलेशन कर रहे हैं, हेंस सम टाइम these regulatory sequence are loosely defined as regulatory gene। तो प्रोमोटर और ऑपरेटर आरएनए प्रोटीन नहीं बना रहे, लेकिन हम कभी कभी उन्हें क्या बोल देते हैं? रेगुलेटरी जीन बोल देते हैं। अरे जीन बोल दिया, इवन दो दी सीक्वेंस डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन। अभी जीन को कैसे डिफाइन करे बैठे हो? डीएनए का वो टुकड़ा जो कुछ बनाए, लेकिन यहां तो आपने प्रोमोटर और ऑपरेटर को रेगुलेटरी जीन बोल दिया, जीन बोल दिया, लेकिन कुछ तो बना ही नहीं रहे वो। तो आपकी ये डेफिनेशन तो गड़बड़ हो गई ना, समझ रहे हो? तो इस डेफिनेशन को थोड़ा और एडिट करते हैं। चलो, अब ये नीले रंग से लिख रहा हूं, और ये नीले रंग से सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो सेकंड पैराग्राफ में जो कहानी कही गई है कि प्रोमोटर ऑपरेटर को तो जीन बोल दिया तुम लोगों ने, लेकिन वो तो कुछ नहीं बना रहे। तो डेफिनेशन में जोड़ दूं कि डीएनए का वो टुकड़ा जो कुछ बनाए और ना बनाए तो इन्वॉल्व हो इन रेगुलेशन, उसे भी जीन कहेंगे। तो जीन की डेफिनेशन आगे बढ़ गई। तो जीन अब डीएनए का वो टुकड़ा है जो कुछ बनाए, और अगर नहीं बना रहा, जैसे प्रोमोटर ऑपरेटर कुछ नहीं बना रहे लेकिन रेगुलेशन कर रहे हैं, उन्हें भी जीन बोलेंगे। समझ गए मेरी बात? अच्छा, एक बात और, इतना तो हो गया। एनसीईआरटी ने एक नया शब्द आपके ऊपर फेंका है, सिस्ट्रॉन। अब ये क्या होता है? सिस्ट्रॉन क्या होता है? ध्यान से सुनना। सिस्ट्रॉन क्या होता है वो सुन लो। सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर अ पॉलीपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड चेन, दो में से कुछ भी बोलो। मतलब डीएनए का वो टुकड़ा जो पॉलीपेप्टाइड बने। अरे सर, डीएनए पॉलीपेप्टाइड कहां बनाता है? डीएनए तो पॉलीपेप्टाइड बनाता ही नहीं है। अरे मतलब वही है कि डीएनए का वो टुकड़ा जो एमआरएनए बनाए और उससे पॉलीपेप्टाइड बनाए, उसी को सिस्ट्रॉन कहेंगे। सर उसे तो आप जीन कह के बैठ गए, आप तो जीन कह के बैठ गए, डीएनए का वो टुकड़ा जो एमआरएनए बनाए और उससे एक पॉलीपेप्टाइड बनाए। अब बोल रहे उसे सिस्ट्रॉन बोलो।
तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जीन और सिस्ट्रॉन दोनों सिनोनिम हैं, लेकिन एक शर्त है, जीन और सिस्ट्रॉन दोनों एक ही चीज है, लेकिन कब? जब जीन ऐसा डीएनए का टुकड़ा हो जिससे एमआरएनए बने और उससे एक पॉलीपेप्टाइड बने, तो इस जीन को सिस्ट्रॉन बोल दो। लेकिन अगर जीन डीएनए का ऐसा टुकड़ा है जिससे आरआरएनए या टीआरएनए बन रहा है, उसे सिस्ट्रॉन नहीं कहेंगे, क्योंकि आरआरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होता, आरआरएनए से प्रोटीन नहीं बनता, टीआरएनए से प्रोटीन नहीं बनता, सिर्फ एमआरएनए से बनता है। तो इन दोनों जीन को सिस्ट्रॉन नहीं बोलूंगा, केवल उस जीन को सिस्ट्रॉन बोलेंगे जो एमआरएनए और पॉलीपेप्टाइड बनाए। भेजे में गई बात? तो सिस्ट्रॉन जीन है, लेकिन कौन सी जीन? जो ऐसा डीएनए है जो एमआरएनए बनाए और उससे एक पॉलीपेप्टाइड बने। कोई दिक्कत तो नहीं है? संभालो इसको, लिख लो। फिर एक नया टॉप शब्द लेकर आ रहा हूं, स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन देखते हैं, खत्म करें इसको आप। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ, लेस देन बताया नहीं था, लेस देन 2% ऑफ अवर डीएनए इज फंक्शनल, नॉन फंक्शनल नहीं। जल्दी करिए इसको। पहली दो लाइन हटा रहा हूं मैं। पहली लाइन थी जीन को फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, दूसरा सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि सिंथेसाइज करे एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, पॉलीपेप्टाइड, और इज इन्वॉल्व इन रेगुलेशन। क्या रह गया तेरा? लिख जल्दी।
एक सेकंड, एक शब्द और लिख दो। अच्छा चलिए, अब स्प्लिट जीन की बात करते हैं। याद है हमारा एक पार्ट पेंडिंग पड़ा है क्या, प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA। उसी को शुरू करने के लिए ये टॉपिक आया है। मतलब ये 4-6 लाइनें जो भी हैं आ रही हैं, इसके बाद हेडिंग आ जाएगी प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA, मतलब स्प्लाइसिंग। उसके लिए इंट्रोडक्शन में ये सब आता है। हाँ ठीक है, लिख लो। सिस्ट्रॉन क्या है? सेगमेंट ऑफ DNA दैट कोड फॉर अ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, चलिए आ जाइए। हाँ अब सुनिए बिल्कुल, क्योंकि इसके अंत में 3 लाइन एनसीईआरटी की आ रही हैं और थोड़ा बढ़िया लिखा है एनसीईआरटी। तो सुनिए, स्प्लिट जीन को डिस्कवर किया था रॉबर्ट्स और फिलिप शार्प ने। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1993 में। ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, बस इन पर हमारा सम्मान बना रहे इसलिए साइड में लिख देता हूं कि नोबेल प्राइज मिला था। कम मिला था, मैं नहीं लिख रहा, 1993 में मिला था। ठीक है, क्या होता है स्प्लिट जीन? ध्यान से सुनिएगा। हमारी जो जीन है, हमारी, प्रोकैरियोट की नहीं, हमारी जीन, इसमें ना अल्टरनेट फंक्शनल पार्ट और नॉन फंक्शनल पार्ट होता है। ये रही हमारी जीन, ये एक जीन है। इस एक जीन में फंक्शनल पार्ट है, नॉन फंक्शनल पार्ट है, फंक्शनल पार्ट अल्टरनेट। तो फंक्शनल पार्ट को बोलेंगे एक्सॉन, फंक्शनल पार्ट को बोलेंगे एक्सॉन, और नॉन फंक्शनल पार्ट को बोलेंगे इंट्रॉन या इंटरवेनिंग सीक्वेंस। इंटरवेनिंग मतलब इंटरवेन कर रहा है, दो फंक्शनल पार्ट को इंटरप्ट कर रहा है। इंटरवेन करना मतलब इंटरप्ट करना। तो दो फंक्शनल पार्ट को इंटरप्ट कौन करता है? इंट्रॉन। इसलिए उसका दूसरा नाम क्या दे दिया? इंटरवेनिंग सीक्वेंस। मतलब आप ये जान लो, हमारी ये एक जीन है, एक ही जीन के अंदर फंक्शनल पार्ट भी है और नॉन फंक्शनल पार्ट भी है। फंक्शनल पार्ट को क्या बोल रहे हैं? एक्सॉन, और नॉन फंक्शनल पार्ट को इंट्रॉन। अरे स्प्लिट जीन, स्प्लिट का मतलब ही है टुकड़ों में। स्प्लिट मतलब टुकड़ों में। फंक्शनल पार्ट, फंक्शनल पार्ट जीन का टुकड़ों में है, इसीलिए क्या बोलते हैं? स्प्लिट जीन, राइट। और प्रोकैरियोट की जीन ऐसी नहीं होती, ध्यान से सुनिएगा। मोस्टली प्रोकैरियोटिक जीन आर नॉन स्प्लिट। प्रोकैरियोट की जीन नॉन स्प्लिट होती, मतलब फुली फंक्शनल। हाँ एक एक्सेप्शन है, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया उसमें हमारे जैसा होता है, स्प्लिट जीन होगा। हमारी जीन मोस्टली स्प्लिट जीन है, लेकिन 2 जीन ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं जो स्प्लिट नहीं है। हमारी हिस्टोन प्रोटीन बनाने वाली जीन, और वायरस के खिलाफ जो एंटीवायरल सब्सटेंस बनता है वो क्या होता है? इंटरफेरॉन। हिस्टोन और इंटरफेरॉन बनाने वाली हमारी जीन भी नॉन स्प्लिट होती है, मतलब फुल्ली फंक्शनल। क्लियर है? तो मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं पहली लाइन ये बोल रहा हूं कि मोस्टली प्रोकैरियोटिक जीन्स आर, मोस्टली प्रोकैरियोटिक जीन्स आर नॉन स्प्लिट जीन, मतलब फुली फंक्शनल। ब्रैकेट में लिख देता हूं, एक्सेप्शन है आर्की बैक्टीरिया। यहां पर फंक्शनल नॉन फंक्शनल पार्ट दोनों मिलेगा, मतलब स्प्लिट जीन भी मिलेगा। यूकैरियोट में क्या बोला? मोस्टली यूकैरियोटिक जीन्स आर, मोस्टली यूकैरियोटिक जीन्स आर कैसी हैं? स्प्लिट जीन, टुकड़ों में फंक्शनल पार्ट है, एक्सेप्ट जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन एंड इंटरफेरॉन। ठीक है, अब 3 लाइन आ रही है बैक टू बैक फ्रॉम एनसीईआरटी। ध्यान से सुनना, तीनों लाइन बहुत अच्छी है। इसके बाद प्रोसेसिंग आ जाएगा, मतलब स्प्लाइसिंग।
बताओ स्प्लिट जीन अरेंजमेंट आपको क्या लगता है? हम में है, प्रोकैरियोट में नहीं है। वो इधर स्प्लिट जीन हम में है, प्रोकैरियोट में नहीं है। प्रिमिटिव कैरेक्टर है या एडवांस्ड है? प्रिमिटिव है, क्योंकि अर्थ की पहली बैक्टीरिया में स्प्लिट जीन था। एनसीईआरटी की लाइन सुनो, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। क्या? ये एनसीईआरटी की तीनों लाइन आएंगी एक एक करके, अभी पहली बताई। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट represents probably an ancient feature of genome। एंशियंट फीचर मतलब पुराना कैरेक्टर। अब इसके सपोर्ट में क्या लिख दूं? एज ऑल्सो फाउंड इन आर्कीबैक्टीरिया। प्रिमिटिव कैरेक्टर क्यों बोल रहे हो डीएनए का? क्योंकि ये आर्कीबैक्टीरिया में भी तो है, इसीलिए इससे एडवांस नहीं, प्रिमिटिव बोलेंगे। अब देखो एनसीईआरटी आपके लिए दूसरी लाइन लाती है, समझ सको तो बताना। प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स, अरे मतलब वही स्प्लिट जीन, इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी। समझ लो, बस लिख के छोड़ दिया, या है ना, समझ गया। Presence of introns is reminiscent of antiquity। इंट्रॉन का होना मतलब, अरे मतलब एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होना मतलब स्प्लिट जीन एंटिक चीज है, बहुत पुरानी चीज है। रेमिनेंसेंट मतलब बचा हुआ। अर्थ में पहली बैक्टीरिया थी आर्कीबैक्टीरिया, उसमें इंट्रॉन था, आज हम में भी है। तो हम लोग वो इंट्रॉन, बहुत एंटिक चीज, बहुत पुरानी चीज को आज भी लेके घूम रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब ये भी यही कह रहा है कि इंट्रॉन होना या स्प्लिट जीन होना पुराना कैरेक्टर है। आपको तो समझ में आएगा नहीं, मैं अपनी भाषा में लिख देता हूं। रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी का मतलब, इधर देख लो, रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी का मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पास्ट, बहुत पुरानी चीज, एंटिक चीज जो आज भी बची है। हिंदी में बोलूं, इंट्रॉन एक धरोहर है, प्राचीन धरोहर है जिसे हम लेकर चलते हैं। समझ गए? यही मतलब है, और क्या, कोई एंटिक चीज है जो आज भी बची हुई है। अच्छा, तीसरा और आखिरी लाइन, आखिरी लाइन, प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग, प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग represents the dominance of RNA world। लिख के एनसीईआरटी चुप हो गए, समझ जाओ तो बताओ मुझे क्या मतलब है इसका। एज के आगे या बस हो गया। अच्छा सुनो, अब डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड का मतलब है यह साबित कर देना कि धरती में पहले आरएनए आया था। याद है मैंने बताया था, जब आरएनए अर्थ में पहले आया था तो जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ कैटलिस्ट का भी काम करता था। तो कोई भी प्रोसेस जहां पर आरएनए कैटलिस्ट का काम करता हो, वो साबित करता है कि अर्थ में पहले आरएनए आया था। मतलब क्या साबित करता है? डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। तो मैं क्या कह रहा हूं, स्प्लाइसिंग जब आप अगली क्लास में आते ही पढ़ोगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि स्प्लाइसिंग में, जो पिछली क्लास में एसएनआरएनए पढ़ाया था ना, वो एक्ट करता है एज कैटलिस्ट ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग। तो कोई भी प्रोसेस जहां पर आरएनए कैटलिस्ट का काम करे, वो साबित करता है कि धरती पर पहले क्या आया था? आरएनए। तो स्प्लाइसिंग में भी तो एसएनआरएनए अगली क्लास में पढ़ोगे कैटलिस्ट का काम करेगा। तो स्प्लाइसिंग प्रोसेस बता रही है ना कि अर्थ में पहले आरएनए आया था। देखो ध्यान से सुनो, उलझ सकते हो नीट में जाके। एज इट इज लाइन आ गई, प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए। बिल्कुल सही है। ऊपर क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। पहला ऑप्शन देखा आपने, स्प्लाइसिंग, टिक किया, बड़े खुश। नीचे एनसीईआरटी ने भी स्प्लाइसिंग बस तो लिखा है, लेकिन जब भी वो क्वेश्चन देंगे तो स्प्लाइसिंग के नीचे ट्रांसलेशन भी देंगे।
और चौथा ऑप्शन बोथ 1 and 2। याद करो ट्रांसलेशन में 23 srRNA कैटलिस्ट का ही तो काम करता है। तो अगर आ जाएगी कौन डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड प्रूव करता है, तो स्प्लाइसिंग भी और ट्रांसलेशन भी, क्योंकि स्प्लाइसिंग और ट्रांसलेशन दोनों में आरएनए कैटलिस्ट का काम करता है। और एज इट इज लाइन आ जाए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ गए मेरी बात? तो कोई भी प्रोसेस जहां पर आरएनए कैटलिस्ट का काम करे वो प्रूव करता है अर्थ में पहले आरएनए आया था। क्लियर है? बस अगली क्लास में पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए, मतलब वही स्प्लाइसिंग। कहां होगी प्रोसेसिंग एचएनआरएनए की? न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो अगले क्लास के लिए हेडिंग भी लिख दे रहा हूं कि अगले क्लास में हेडिंग होगी प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए। कहां होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म में। क्योंकि आता हूं तो 1-2 मिनट तो लोग हेडिंग डालने में लगा देते हैं, तो हेडिंग पहले से डाल जा रहा हूं आज। अगली क्लास में हेडिंग नहीं, सीधा आकर प्रोसेसिंग बताने लग जाऊंगा। ठीक है? हाँ बोलो भाई। ना पूरा मिलकर एक चीज, यही तो देखना है ना, स्प्लाइसिंग में सब दिखेगा ना। तेरे एचएनआरएनए में फंक्शनल नॉन फंक्शनल पार्ट क्यों है? क्योंकि तेरी जीन ही ऐसी है। नहीं निकाला गया, इंतजार करो, सब पता चलेगा इसके अंदर, यही तो पता चलेगा। ठीक है? हाँ, हमारे लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ हमने इसका फायदा निकाल लिया है, क्रिमिनल ढूंढने के काम आएगा। कुछ कांड कर दिया तो पकड़ने के काम में आएंगे। पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सुना है? नहीं सुना तो कोई बात। अरे सीआईडी तो देखा होगा। हाँ, तो डीएनए से नहीं पकड़ लेते जो मुजरिम, वैसा वाला कुछ पढ़ेंगे। तो ऑनलाइन वालों बाय बाय।